बच्चे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ओहो, छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज्यादा लंबी बात नहीं है जी। मैं इसकी फाइल बस इसमें रख लूँ एक बार। चलिए, आइए जी, हेडिंग डाल लेना बच्चों। AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। क्या आप सभी बच्चों के रिलेटिव्स हैं? हैं? गम जी हैं रिलेटिव्स? क्या कंपनी के भी रिलेटिव्स होते हैं? यहाँ पे डिस्क्लोजर किसका हो रहा होगा? एक इंडिविजुअल अपने रिश्तेदार बताएगा या एक कंपनी अपने रिलेटिव्स बताएगी? और कंपनी के रिलेटिव कौन होता है जी? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स। तो सर, एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, आप समझिएगा, ये लिख सकते हो आप पहले। नहीं नहीं, पूरा हो गया। वो तो मतलब वो है कि 3-4 पेज टोटल छोड़ दे, उसमें आ ही जाएगा वो पूरा का पूरा। ठीक है। एक कंपनी जब प्रिपेयर करती है एंड प्रेजेंट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसको प्रेजेंट करती है बच्चे? इन्वेस्टर को बोल लो, पब्लिक को बोल लो। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कहने से ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, ऑडिटेड फाइनेंशियल। तो इस कंपनी को मैं कह रहा हूं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। यानी कि ये वो कंपनी है जिसने बनाए। प्रिपेयर का मतलब समझते हो आप? जिसने बनाए। बनाने का मतलब जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट प्रिपेयर करे। फिर एक तरीका क्या होता है जो उसको प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट कैसे करा जाएगा? कैश फ्लो प्रेजेंटेशन क्या होता है कि किस तरीके से डेटा को दिखाया जाए। देर आर टू थिंग्स। एक होता है बनाना। बनाना तो आप स्टार्टिंग से देख रहे हो 11वीं क्लास में, ये जर्नल एंट्री, ये लेजर, ऐसे एंट्री होती है, सारी चीजें। ठीक है, पर ये स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि आप जब ये बना रहे हैं तो कंपनी तुमने जो जो अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस करी होंगी। क्यों? रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनरली तो मैं मार्केट में मोबाइल फोन 80,000 का बेचता हूं, पर मेरी होल्डिंग या मेरी सब्सिडरी या कोई स्पेशल कोई इंसान था जिसको मैंने ये 20,000 का बेचा। कोई दिक्कत नहीं, 20,000 का बेचा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बता तो दीजिए कि आपके कौन कौन रिलेटेड पार्टीज हैं और उनके साथ आपने जो ट्रांजैक्शन करी है वो किस प्राइस पे करी है। यू आर फ्री टू डू। मैं 80,000 की चीज 20,000 पे दूं, फ्री में दूं, मेरी मर्जी है, कंपनी की मर्जी। बट एटलीस्ट डिस्क्लोजर तो बनता है ना बच्चे। ठीक है, तो यही ये स्टैंडर्ड है। तो आप एक बार देखेंगे, आप बस इतना समझिएगा कि मैं इस कंपनी को क्या बोल रहा हूं। क्या बोला जा रहा है? रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। इसको लिख लेना बच्चे एक बार। ये है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और भाई इस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को कौन से स्टैंडर्ड का ख्याल रखना पड़ेगा? AS 18। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड से करे, आप मत बताइए जो अनरिलेटेड है। सेल करी, इतने लाखों कस्टमर्स है, सबका नाम थोड़ा ना बताता रहूंगा अपने इन्वेस्टर को। जिसको चाहिए ठीक है, मैं पहले डेटर का लेजर होगा बता दूंगा। लेकिन जो मैंने अपने रिलेटेड पर्सन के साथ करी है वो तो मुझे डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और ये पूरा स्टैंडर्ड ये है कि कौन कौन है जी आपके रिलेटेड पर्सन। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहिए साहब, क्लियर है? ओके, लिख लिया बच्चों ने? मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे, मतलब यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट नीड टू डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन। अब एक चीज समझिएगा, जैसे जैसे जनरली इसको लिखना नहीं है, सबसे पहले पॉइंट में
मैं ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ या रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूँ? रिलेशनशिप है जी। हाँ, नीड ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा, हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, की कैसे पता लग रहा है? AS18 नहीं बताएगा, बहुत अच्छी बात है। विच पार्टीज आर नॉट ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी, थैंक यू सो मच मैम। विच पार्टीज आर नॉट ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी, जस्ट बिकॉज आप मेरे प्योरली 100% सप्लायर हो, आप मेरे कस्टमर हो, इससे इट डजेंट मीन कि आप रिलेटेड पार्टी हो जाओगे। ठीक है, मैं जितना भी फाइनेंस उठाता हूँ, एक बैंक से उठाता हूँ, वो आपका बैंक का नाम है जी, यस बैंक है। इससे क्या हो गया, रिलेटेड थोड़ा ना बन जाओगे। तो देखेंगे क्या चीज। एग्जेम्पशन इन सर्टेन सिचुएशन कुछ नहीं, और डिस्क्लोजर मुद्दे की बात पर आते हैं जी। जो जो मैंने अंडरलाइन करा है रीड करिए ना। दो चीजें बोलता है AS18। इट प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट फॉर, पहली चीज क्या है बच्चे? डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, और दूसरी बात, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, बिटवीन रिलेटेड पार्टीज। लिख सकते हैं आप दो लाइनें अपने हिसाब से। दो पॉइंट को फोकस करवा देना, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप और दूसरा ट्रांजैक्शन। अगर मुझे बाइक अंदर लगती है, बाहर ही लगती है? कभी कभी उस गार्ड का मूड होता है ना, तो अंदर लगवा देते हैं। अच्छा। तो आप भी बाहर लगाते हो अंदर? हमेशा बाहर। पहले भी कार की तो जगह ही नहीं होती ना, बाइक अंदर लग जाती है मेरी, बाइक जब लेकर आता। अरे मैम मैं ले लूंगा मैम, आप तो। हाँ बोलो। संजय भी आ गए। संजय अभी आ गया, क्या बात है। बच्चे ज्यादा खुश हैं यार, मैम अकेले संभाल रही है भाई। तो वो तो आज पता चल गया हमको। कैसे? इतनी ज्यादा इधर उधर। अच्छा, क्यों, मतलब क्या हुआ था? सर एक तो अभी हमारी एफएम की क्लास भी चल रही है साथ में, और आपके अकाउंट्स की, और सर अभी अच्छा, अभी FM भी चल रही है तुम्हारी? और सर अभी हमें ऊपर भी भेज दिया था। अच्छा, वो तो मेरी हमेशा होती है, तो वो तो वो है। पर चलो। अच्छा, FM और वो क्लैश हो गया ना आज? अभी वही टॉपिक चल रहा है तुम्हारा जो है? अच्छा। ओ यार, वो ना कल टाइमिंग पे दिमाग तो लगाया काफी। मैंने इतना लगाया, दुष्यंत ने बहुत लगाया, पर कुछ ना कुछ रह गया। पर कोई बात नहीं। बात हो गई ना, दुष्यंत दुष्यंत सर की गलती थी। नहीं, दुष्यंत गलती नहीं है भाई, जो इंसान करे उसकी गलती मैं नहीं निकालता कभी ऐसे। वो चीज है, पर इतने कॉम्बिनेशन लग रहे थे ना, 2 घंटे लग गए थे कल। 2 घंटे यही करने में लग गए यार, बहुत सारा वो चल रहा है, न्यू ओल्ड। अब क्या हो गया ना, जैसे 3 अटेम्प्ट हो गई ना तुम्हारी, अब वो और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो चुका बहुत। एक मई का खत्म हो रहा है, सितंबर अगला भी है, तो वो तीन का कब एक साथ चल रहा है, कब अलग है, बहुत झमेला अभी वो चीज हो जाता। एनीवेज, तो मैंने नहीं बनाया बेटे स्केड्यूल, मतलब नहीं नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है ठीक है। एनीवेज, लिख लिया बच्चे ये? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखना है, ये देयर इज अ जनरल प्रिजम्पशन that transactions reflected in the financial statement are consummated on arm length। भाई देखो, जनरली अगर मैं आपको बोलूं, मैं सेल करता हूँ, मोबाइल बेचता हूँ 80,000, तो आपको तो यही लगेगा ना, आर्म लेंथ प्राइस पे ही होगा। ठीक है, लेकिन however the presumption may not be valid when the related party relationship exists। अब आप मुझे बताइए, सपोज करिए प्रीत जी आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे अगम जी आए, उनको 80,000 का फोन कितने रुपए पे दोगे आप? हाँ, 80 कितने का? 80,000। सबको जितने होते हैं उससे कम, उससे कम? कितना? सबको 80,000 है? 7 है? 50K। 50K? ओ, 50K। क्या बात है भाई, फोन वैसे ही खराब हो गया। वो कह रहे हैं मैं 50 का लेके 60 का एग्जाम्पल ही बेचूं। तो है। हाँ, एग्जाम्पल ही, एग्जैक्टली। Duplicate तो 50। और अगर अब मैं आपको बोलूं कि आपकी शादी हो चुकी है,
और आपकी वाइफ मोबाइल फोन लेने आई फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। तो क्या रिलेटेड पार्टी है, रिलेशनशिप है या नहीं है? अगर ये वाइफ को सेल कर रहा है तो रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? करा बिल्कुल है सर। तो रिलेटेड पार्टी के अंदर भाई साहब आपको ये प्रूव करना, प्रूव करने की बात नहीं है, आपको बस ये बताना पड़ेगा ये मेरे रिलेटेड पार्टीज थे और उनके साथ मैंने ट्रांजैक्शन करी, मैं चाहे 1 रुपया भी ना लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट इज जस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट कि ये मेरे रिलेटेड पार्टीज हैं, इनके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इस प्राइस पे हुई थी। मेरे को किसी को कन्विंस नहीं करना कि आर्म लेंथ से कम क्यों लिया, ज्यादा क्यों लिया। कोई इन्वेस्टर सवाल करेगा ज्यादा, ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करना है, बट ये सेटिंग ये नहीं कह रहा दैट यू हैव टू स्टेट द रीजंस व्हाई, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है बच्चे? अब मुझे बताइए, एक बार रीड करना है इसको, समझ आया? अ नहीं, इसको नहीं लिखा। क्लियर है? पढ़ लिया? ये बहुत सारी चीजें दोबारा से वही है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक एक ओवरऑल लेआउट दूं, एक कंपनी के बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज होते हैं। इन्वेस्टर जो होता है उसका ये राइट है कि आप किस प्राइस पे डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपने उससे लोन लिया है, लोन दिया है, सर्विस प्रोवाइड करी है, सर्विस ली है, वट एवर, एंड एट वट प्राइस, इवन इफ इट इज फ्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, यही चीज को वो घुमा फिरा के बार बार लिखते जाएंगे, आपको इसको सिंपल रीड करना होगा। ठीक है जी, अब आप चीजें लिख सकते हैं। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे साल में सिर्फ एक दिन का रिलेशन हो तो क्या फिर भी जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है वो बताएगी कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी थी या नहीं बताएगी? यानी कि सर रिलेटेड पार्टी पूरे साल होना चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर होना चाहिए, लास्ट डे होना चाहिए, या एनी डे? एग्जैक्टली। Parties are considered related if any time during the reporting period one party has the ability to control। बहुत ही जनरल, अभी कंट्रोल के अंदर भी बहुत घुस जाएंगे। कंट्रोल का मतलब कह सकता हूं वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला होता है, ठीक है। कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्ट। अगर सिग्निफिकेंट ऐसी पूछ रहा हूं आपसे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? वोटिंग पावर के एंगल से 20% या उससे ज्यादा, और कंट्रोल क्या होता है? मोर देन 50। ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हैं क्योंकि एट एनी टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, हाँ जी, एग्जैक्टली, डिस्क्लोज करना होगा बस। नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रिलेटेड पार्टी का मतलब लिख ले। टू पार्टीज आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड one party has the ability to control or exercise significant influence over the another party। तरुण जी बहुत दिनों बाद आ रहे हो। ओहो। ठीक नहीं हुआ? टेस्ट किस चीज के होने? टाइफाइड है कि नहीं है? तो ये तो टेस्ट होने हैं, तो तेरे को कैसे पता तेरे को है अभी टाइफाइड? वीक लग नहीं रहा तू। नहीं नहीं यार, मतलब पर वो अच्छा, नहीं नहीं, जेन्युइन बच्चा है। फीवर मतलब 102 103 आ गया था। नहीं नहीं, दादा आपको भी एक बार हुआ था टाइफाइड। आपने लिख लिया, आपने लिख लिया तो अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर। स्केड्यूल बच्चों सही नहीं गया तुम्हारा। सर बढ़िया था, हाँ ऐसे ही है फिर। क्या यार, दुष्यंत सर से गलती हो गई यार, बताओ। स्केड्यूल भी नहीं गया, बताओ। आइए जी, लिख लिया बच्चों? भाई साहब ऐसी बात है, रिलेटेड पार्टी की ना 5 डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन, 5 कैटेगरी है।
इस 5 में आप आ गए तो आप रिलेटेड पार्टी हो, अगर इसमें आप नहीं आए तो आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा। इट इज वर्थ वाइल टू नोट, लिखना नहीं है। AS18 प्रोवाइडर डेफिनेटिव लिस्ट, मतलब भाई एक्सक्लूसिव लिस्ट of related party. AS18 deals with following 5 types of related party relationship described in A to E। यानी कि यही सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, अगर इसमें आप फॉल कर गए तो आप कह सकते हैं यू बोथ आर रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज कर लो, यहीं से लिख लो। AS18 deals with following 5 types of related party relationship। और पॉइंट ABCD लिखेंगे, फिर समझाऊंगा एक बार, फिर लिखेंगे। घर जाके लिखोगे अभी लिखोगे? ये पूरा बोल्ड वाले लिख ले। AS18 deals with 5 types of related party relationship। लिख लिया? सबसे पहला, मैं तुम्हें ना पहले ऐसे समझा देता हूँ। मैं सुबह उठ के नोट्स बनाया बेटी, 4 बजे नहीं, पर आज वैसे मैं एक्चुअली मैं 5 बजे उठ गया था। नहीं सही, पर मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो वो है। रुद्रांश की तबीयत सही नहीं थी, तो सुबह ना उसको थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए गए थे। वो चीज है। एनीवेज, भाई साहब एक कंपनी है, ए कितने परसेंट होल्ड करती है बी में? कितना? 70%। और सी में कितना होल्ड कर रही है? आपको इतना तो पता ही है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी, और ये भी सब्सिडरी है ना? और इन दोनों को फेलो सब्सिडरी बोल दिया जाता है, दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल। नहीं, पहले आप समझो, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है ए। रिपोर्टिंग एंटर मतलब ये रिपोर्टिंग है, मतलब ये अपने इन्वेस्टर्स को बता रही है कि वो अपने रिश्ते बता रही है कहाँ कहाँ पर है। तो आप मुझे बताइए क्या बोलेगी भाई? एक तो बी लिमिटेड है, क्या है वो? मेरी सब्सिडरी। दूसरा हो गया कि सी भी है मेरी सब्सिडरी। तो अगर ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगी तो यही दो हो गए इसके। और अगर बी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, बी अपने इन्वेस्टर्स को बता रही है, तो हालांकि एक इन्वेस्टर तो यही है सबसे बड़ा, लेकिन बाकी 30% भी तो है। तो जब अगर ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगी तो क्या बोलेगी? ए क्या है मेरी? होल्डिंग। और सी भी मेरी रिलेटेड पार्टी होएगी, बिकॉज फेलो सब्सिडरी is considered as a related party। if we are under a common control we both are also related party, क्योंकि भाई साहब मेरे को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको भी कर रहा है, हमारी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन तो मॉड्यूलेट हो ही सकती है। ठीक है, सो इफ यू कंट्रोल, इफ यू आर कंट्रोल्ड, और इफ यू आर अंडर कॉमन कंट्रोल, तो आप रिलेटेड पार्टी हो जाओगे। और आप मुझे बता दो, तीसरा आपके लिए छोड़ा, सपोज करो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सी है, तो आप मुझे बताइए इसके रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो गए? ए हो गया होल्डिंग, और बी हो गया फेलो सब्सिडी। क्लियर है बच्चे? अभी हम इसको लिखेंगे, ये 3 एग्जाम्पल भी आप लिख लेना, बट एक बार आप सिर्फ इसको रीड कर लो, क्या समझ आया आपको? एंटरप्राइज that directly or indirectly through one or more intermediaries, का क्या मतलब है? थोड़ा सा यूज आएगा, बाद में देखेंगे। कंट्रोल द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, सिर्फ इतना पढ़ना। एंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, या फिर आर कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, या अंडर द कॉमन कंट्रोल। बात ले देखे ये है कि ये सारा आपको अगर समझ आ रहा है तो लैंग्वेज भी समझ आ रही होगी। क्लियर है बच्चे? तो इसको लिख लो बच्चे। हाँ पूरा ही लिख लो। 3 वर्ड है, कंट्रोल, या फिर आर कंट्रोल्ड, या अंडर कॉमन कंट्रोल। हाँ एग्जाम्पल भी बना सकते हो।
लिख लिया बच्चे? एंटरप्राइज में कितने आंसर आ गए एग्जैक्टली? हम्म। एंटरप्राइज कितनी? ये ब्राइट हाँ का हाँ, वाला भी लिखना नहीं ऐसा जरूरी नहीं। एग्जाम्पल लिखोगे? यस। एग्जाम्पल से सारा हो जाएगा वैसे। एग्जांपल का दो मतलब ए ने बी और सी दिख तो रहा है वैसे, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ भाई चश्मा लगा। मैडम ग्रुप फिर के राइटिंग में नहीं था तभी सारे कह रहे हैं दिख रहा है, दिख रहा है, तुम हैंड राइटिंग। हाँ कहीं बोल रहे सब दिखाई नहीं दे रहा, लिखे रहे थे। हाँ हाँ, आपको नहीं दिख रहा होगा मैं मानता हूँ, है ना? मेरे को भी नहीं दिख रहा वैसे। 4 अंक होने के बावजूद भी। तो ये कितने नंबर है चश्मे का? 1.7 तो ब्रो पहन के देखना होता है। ठीक है, 1.5 ज्यादा होता है ना? 0.25 होता है वो तो ठीक है, पर 1 ऐसा नहीं है भाई, उतार के कह रहे दिख नहीं रहा मुझे। 0.25 तो कम होता है, 0.25 में तो पता भी नहीं लग रहा होता कि नंबर लग चुका है। लिख लिया बच्चों? आज कौन सी गेम खेली तुमने? कोई नई गेम इन्वेंट नहीं करी आज? क्रिकेट खेल दिया मैं। क्रिकेट खेल रहे थे? वॉलीबॉल में लगी थी ना। वो अभी वो ही होली है। खो गई वो बॉल? क्या खो गई बॉल वाली? हो गई? लिख लिया? आइए जी। ओ माय गॉड, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटे। एसोसिएट क्या होता है सर? हर्षिता जी एक बार बताओ, एसोसिएट क्या होता है बच्चे? इतनी देर लगाओगे क्या? 20% वाला क्या होता है? ये प्रॉपर लैंग्वेज बोलो, ऐसे प्रॉपर लिखो ऐसे। नहीं क्या होता है। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट बताओ, व्हाट एग्जैक्टली इज मीनिंग ऑफ एसोसिएट? हाँ बताओ, बताइए नहीं बोल रहा। बताओ हैं? अब ऐसे ऐसे करिए, मैंने ऐसे करे, बताओ ऐसे क्या, बताओ बताओ यार। क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या टीचर आज के टाइम पे? आप बताइए बच्चे, आप बताइए, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताना। हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज देखना, एसोसिएट्स क्या होता है बच्चों? क्या मैं कह सकता हूँ, सपोज करो एक कंपनी है ए लिमिटेड, और उसने बी लिमिटेड में 20% होल्ड करा है, तो भाई बी को क्या बोला जाता है? एसोसिएट। यस आप ये कह सकते हैं, 20% लिख दिया मैंने अभी, वैसे तो 20 पे भी होता है, पर मैं थोड़ा वो लिखना चाह रहा था। आप इसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोल सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो इसने 25% इक्विटी शेयर होल्ड करें, या अगर ये जरूरी नहीं है, ये एंटरप्राइज अगर फर्म होती तो इसका वोटिंग पावर, वोटिंग पावर बोले तो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा, ठीक है? तो आप ये समझो 20% या कंपनी के शेयर ले रहे होंगे, ठीक है? अगर फर्म है तो प्रॉफिट में हिस्सा होगा, ठीक है? मुद्दे की बात ये है कि सर क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 20% और अबव? अगर ऐसा है तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इन्वेस्ट करा है उसको बोला जाता है एसोसिएट, और जो पार्टी ने इन्वेस्ट करा है इसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग कंपनी। इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं सिर्फ, और इसको क्या बोलते हैं जी? एसोसिएट। अब सवाल ये है कि अगर भैया तुम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हो, अगर ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, तो ये जो कंपनी है ए, इसकी रिलेटेड पार्टी कौन हुई? कहने से बी, बी लिमिटेड लिख देता हूं, अभी कंपनी के एंगल से समझ लेते हैं। और ये क्या बोलेगा कि भाई ये बी क्या है मेरी? ये है जी एसोसिएट। और सर बी भी तो किसी ना किसी को रिपोर्ट करती होगी, तो अगर बी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो इसके रिलेटेड पार्टी कौन है?
ए लिमिटेड, और वो क्या बोलेगी, क्या है मेरे ना, होल्डिंग तो 50% से ऊपर पे होता है, तो बोलेगी मेरी इन्वेस्टिंग कंपनी। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी होता है वो तो 50 से ऊपर होता है, ये इन्वेस्टिंग और एसोसिएट होता है। ठीक है बच्चे, एसोसिएट जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है। अब दूसरा वर्ड जो होता है जॉइंट वेंचर, की हम मिलके काम को कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर होता है, उसके अंदर हमें ज्यादा नहीं जाना है। अब ये समझिए, अगर आप एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हैं किसके, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, या फिर आप इन्वेस्टिंग पार्टी हैं ऑफ रिपोर्टिंग एंटर, मतलब बोथ वेज हो गया ना वो, समझ रहे हो, इन्वेस्टिंग पार्टी हो गया ये वाला। ठीक है, आपको सिर्फ लैंग्वेज को याद करके बस वो लिखने का लॉजिक तो आपको मैं बता दूं। 20 में भी होगा, है जी, 20 और more 20 और अबव होता है। और इस चीज को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली, इफ आई से 20 और अबव, और इसको हमेशा टैक्स के अंदर भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वर्ड है तो मतलब 20% या उससे ज्यादा ही होता है। ठीक है बच्चे, अब एक बार इसको लिख दीजिएगा। ये वाला। लिख लो लिख लो। आपकी पावर क्या है? मतलब बैंक है तो आईएएस है तो मैं अगर मैंने चश्मा उतार दिया, पहले तो हमको दिखे ना। हाँ एग्जैक्टली, तो आप करवा के नहीं लेते हो? लेजिक करा के यार वो फिर भी आ जाता है, और ऐसा कोई वो नहीं है तो मतलब। लेंस लगा दो। लेंस सही नहीं होता भाई, मेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बहुत लेंस मतलब, एज तक भी लगा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन। बुरा होना। और मैंने कहा बाद में जाके आपको हटाने पड़ते हैं क्यों? बताओ। लगाओ, शाम में उतार लो। वो है। कितनी एज तक अरे लगाते ही हैं, लेंस होते वो तो मेरे हैं। को पता है। 40-50 तक तो लगाते हैं। मुझे तो क्या बोलूं। हम्म। अच्छा तो बेइज्जती हर एक चीज में हाँ मतलब ऐसे, हाँ ऐसे बोल दो, हाँ सर लगा सकते हो आप, अभी आपकी एज है लगाने की, ऐसे ही बोल सकती थी। फिर आप बोलते अच्छा मेरी एज जाने वाली है। नहीं पर मेरा लेंस ना, एक दो बार मैंने ट्राई करा था, पर लेंस उतना, मैं ना लगा के सो गया था और मैं भूल गया था कि लेंस लगे हुए हैं। एग्जैक्टली exactly. और मेरे को पता भी नहीं था, मैं 2 दिन बाद या ऐसे हैं? एक दिन बाद सुबह उठ के, मेरे को नहीं पता था मैंने लेंस पहने हुए हैं। क्योंकि ना देखो, नहीं समझो वो, नहीं 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 नहीं, वो लेंस ना लेफ्ट राइट हो जाता है। लेफ्ट कभी कभी ठीक है, तो वो था उधर और मैं स्पेक्स पहने हुए थे, और जब मैंने ऐसे करा ना वो लेंस आ गया बाहर, और वो बहुत डेंजरस होता है भाई। क्या निकल रहा है? तो आप भूल गए थे क्या मैं लेंस मुझे लगा था कि वो ना निकल गया और गिर गया, तो मुझे था कि लेंस मैंने उसमें लेंस केस में नहीं रखा था, मुझे था कि निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। और 2 दिन बाद वो निकला, और वो बहुत डेंजरस होता है, तो मैं अरे मेरी भी आंख ऊपर वाली साइड है। ऊपर चला गया था। मैं तो मेरे को मतलब पता चल गया कैसे क्या करना है उसको। कैसे करा फिर तूने। प्रॉपर आंखों को रोटेट करना है ऊपर करके, फिर वो आंखों में अपने आप अटैच होगा, डायरेक्ट नीचे आएगा। भाई पर मेरे हिसाब से लोग बहुत लेंस लगाए नहीं, शायद से सक्सेसफुल तो नहीं है। इरिटेशन होती है। ड्राई भी हो जाता है, मतलब ऐसा मेरे को नहीं कंफर्टेबल नहीं था मैं को। पगड़ी में हाँ हाँ, तब पहनता होगा बस। मेरे को भी दिख रहा है ना, अब तो मेरे को भी दिख रहा है। हाँ जी, ये लिख लिया। एग्जाम्पल। हाँ ये जॉब कर ना। कंफ्यूज हो गया था पहले वाला हाँ। सुन गया था गलती से। ध्यान से, इसमें पहले वाला मत लिख दो एग्जाम्पल, इधर से स्टार्ट था वो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तेरी को नहीं दिख रहा। इसमें तो एक साइड की है। लेफ्ट में देख, लेफ्ट में देख। क्या हुआ, आप बोलो, हैंडराइटिंग खराब है मेरी। नहीं आंख खराब नहीं बोलो एक बार, अगला पॉइंट आ रहा है दोबारा। दो क्लास के बाद बोले। अब तो हर्षदा भी होगी। अब नहीं बोल रही हर्षदा जी, 5 पॉइंट खत्म होने के बाद बोलेंगी। वो एक बार बोलेगी सर बहुत बहुत हाँ। बहुत ज्यादा खराब है। राइटिंग सीट पता है लेकिन आप ना अचानक से सोचो प्लान वो तो होता ही है। लिख रही थी अपना अचानक से क्या राइटिंग
अब आप ऐसे बोल रहे हो ना तो वो भी थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो क्या हाँ जब इंसान को पता होता है ना इसकी राइटिंग खराब तो फिर दोबारा बताओ। आओ बेटे आओ, ये बताओ जी पहले, लिख लिया वैसे सब बच्चों ने? कौन सा क्या चीज? एसोसिएट के नीचे सर ये वोटिंग पावर के नीचे आपने रिलेटेड पार्टी। ए नहीं ए रिलेटेड पार्टी का ए लिमिटेड अच्छा लिमिटेड कहाँ पर? एंटरप्राइज हाँ वो क्या है एच वाई को ए वो रिलेटेड इंटरप्राइज है आदि Related जो part. है नहीं नहीं, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ये वोटिंग पावर सर ये जो ए लिमिटेड है ना ये प्रॉफिट में हिस्सा, अच्छा प्रॉफिट पीएफ प्रॉफिट पीएफटी है ब्रो। पीएफ चलो ये बोलती है अब मेरे को नहीं अभी नहीं बोला, मैंने नहीं सुना, साक्षी जी ने कुछ बोला अभी। कागज उसके अंदर रखे हाँ सर डब्बा बड़ा पड़ा हुआ है ना बाहर देख रहा हुआ मैंने कैश ले लिया ना, वो मेरा था भाई, मैं घर ले गया, क्यों मैंने उसमें सारा ऑनलाइन कर दिया था ना। बताओ यार, वैसे उसमें कितने पैसे थे? 1800 नहीं निकले उसमें से, 1400 निकले। हैं हाँ वो 1800 हो गए थे ना, मुझे ध्यान आ रहा है। आके हुआ था ना जो संजय भाई को डालने तो और डाल दिए थे शायद से, डाले थे नहीं डाले थे, डाल दिए थे, डाले थे, डाले तो थे, पर कोई बात नहीं। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट वाला बताइएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, ऊपर के जो दो थे ना बच्चे, ये ना एंटरप्राइज के एंगल से थे, अगर आप देखोगे इसमें लिखा था एंटरप्राइज, फिर एसोसिएट, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल्स ओनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर इक्विटी शेयर ही होता है, ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दैट गिव देम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटरप्राइज। बात इतनी सी है, अगर मेरा किसी कंपनी में 60% है तो कह सकता हूँ कंट्रोल मेरा है। अगर मेरा किसी कंपनी में 30% है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो वो कंपनी जब अपने रिलेटेड पार्टी बताएगी तो मेरा नाम तो लिखेगी लिखेगी, मेरा लिखेगी लिखेगी, साथ में मेरे रिलेटिव्स का नाम और लिख देगी। अरे मेरे को नहीं देखेगा फिर कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये एड्यू जंक्शन का कह सकता हूँ 50% अगर ओनर मैं हूं तो एड्यू जंक्शन अगर रिपोर्टिंग है तो मैं रिलेटेड पार्टी हूँ। और मेरे साथ साथ कौन कौन हो जाएगा बच्चे? मेरे रिलेटिव्स। यानी अगर एड्यू जंक्शन मेरे रिलेटिव के साथ भी कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, करे या ना करे, पहली बात वो रिलेटेड पार्टीज तो है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है अच्छा, आप एक बार चलो, ठीक है पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं। अगर मैं आपको थर्ड पॉइंट पे बोलूंगा, एक इंडिविजुअल, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसमें 18% इक्विटी शेयर है, लेट्स सी आप क्या बताते हैं। तो एक्स लिमिटेड इज अ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, तो इसके रिलेटेड पार्टी में क्या ये इंडिविजुअल आएगा? ये इंडिविजुअल है मिस्टर ए, हाँ जी, क्या रिलेटेड पार्टी में मिस्टर ए आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि भैया दो वर्ड लिखे हुए थे, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नीचे और डिटेल समझाया हुआ है वैसे, पर जितनी हमारी अभी नॉलेज है वो परसेंटेज के बेसिस पे होता है। ठीक है जी, लेकिन मैं अब इतने लंबे एग्जाम्पल थोड़ा बनाऊंगा, 28% कर दिया मैंने। तो आप मुझे बताइए क्या मिस्टर ए रिलेटेड पार्टी है? बिल्कुल जी है। दूसरी बात, जो भी रिलेटिव्स होंगे ऑफ मिस्टर ए, क्या वो भी रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस, ए तो रिलेटेड पार्टी है ही है। इसके सारे के सारे रिश्तेदार रिलेटिव कौन कौन अभी आ जाएगा, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, स्पाउस, सारे आ जाएंगे। रिलेटिव की डेफिनेशन लिख लेंगे भी जब नीचे आएगी। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे आपको? ये पॉइंट लिख दीजिएगा ये। सो इवन इफ इट इज 28% और 68%, वॉट एवर यू कैन से, यू हैव कंट्रोल, और आप ये कह सकते हैं हाँ भाई रिलेटेड पार्टी हो, लिख दीजिएगा। हाँ पॉइंट नंबर सी लिख दो ऐसे। और इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आता है केस स्टडी बन जाएगी अभी। अभी एक
केएमपी होगा या कोई इंडिविजुअल है उसके रिलेटिव को सैलरी जा रही है, तो तेरे को जब तक ये वाले पॉइंट्स नहीं पता तब तक तो केसेस नहीं हैंडल कर पाएगा। अच्छे एग्जांपल्स बने हुए हैं नीचे 10 है। ठीक है, एक बार जब डेफिनेशन हो जाएगी फिर आपको मतलब सही सॉल्व करोगे उसको सही रहेगा। मान लो एक्स लिमिटेड की कोई हो सब्सिडियरी है या कंसोलिडेट, तो इन्वेस्टर और वो भी रिलेटेड हो जाएंगे। एक्स लिमिटेड ने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ है। हाँ, तो एक्स ने जहां पर इन्वेस्ट करा है, मान ले एक्स ने वाई में इन्वेस्ट करा हुआ है 30%, तो एक्स बोलेगा भाई वाई जो है मेरा एसोसिएट है, ये भी नहीं तो वो भी आएगा पॉइंट, वो भी रिलेटेड हो जाएगा, वो भी रिलेटेड आएगा वो पॉइंट। हाँ जी। ये लिख लिया तो क्या लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो? कीवर्ड है कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और उसके रिलेटिव भी ऑफ सच इंडिविजुअल। लिख लिया बच्चे? बड़े आगे। पॉइंट नंबर डी। ओ माय गॉड, केएमपी की मैनेजमेंट पर्सोनल, भाई चेयरमैन डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नीचे आएंगे और उसकी बढ़िया डेफिनेशन भी आएगी। हु आर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लिखेंगे, पर अभी तो हम डेफिनेशन के अंदर है। तो केएमपी बोले तो सीधी सी बात है, कंपनी है वो बताएगी भाई ये मेरे डायरेक्टर है, ये रिलेटेड पार्टी है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आगे भी बढ़ जाएगी बात, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, अभी आप बस सोचो डायरेक्टर तो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कंपनी में, अच्छी डेजिग्नेशन होती है, सो दैट्स केएमपी। नाउ इफ आई डील एनी, इवन अगर मैं जो डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन देता हूं तो वो यही होता है कि इट इज एज पर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये मेरे डायरेक्टर है, मुझे इन्वेस्टर को बताना है मैंने इनके साथ क्या ट्रांजैक्शन करी, सैलरी कमीशन सिटिंग फीस सब मेरे को बताना पड़ेगा। और वो डायरेक्टर के साथ साथ केएमपी के साथ साथ उसके रिलेटिव्स। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अभी केएमपी की जो नीचे बात होगी तो पूरा देखेंगे। ये तो केएमपी के। रिलेटिव्स भी ऊपर वाले सेम रिलेटिव्स ही होंगे। ठीक है, और आप इतना समझ रहे हो ये केएमपी कौन है, इंडिविजुअली तो होगा, समझ रहे हो? तो पॉइंट नंबर सी और डी तो के इंडिविजुअल्स पर है टेक्निकली। अब पॉइंट नंबर ई कह रहा है ये जो सी और डी में जो बंदे कवर हुए, अगर ये किसी और कंपनी को भी कंट्रोल करते हैं तो वो भी तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के लिए रिलेटेड हो जाएगी। मतलब सर आप सिंपल समझो, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा 50% एडू जंक्शन में राइट है, अगर मेरा किसी और कंपनी में 30% है, इफ आई एम एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो एडू जंक्शन और वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है। समझ रहे हो आप? क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं बोलूं आपको एडू जंक्शन अगर रिपोर्टिंग है तो मैं इस कैटेगरी में उनका रिलेटेड पार्टी बन गया, बिकॉज इंडिविजुअल एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, कंट्रोल पर आ जाएगी बात। ठीक है, अब वो कह रहे हैं enterprise over which person described in C and D is able to exercise significant influence। फेलो सब्सिडी। हम्म क्या कह रहे हो? फेलो सब्सिडरी नहीं है, आप एक बार इस लाइन को लिखो एक बार। हाँ कह सकते हो, लेकिन बस यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखा है तो मैं फेलो सब्सिडरी नहीं बोल सकता। वो आने को वो भी आ जाएगी, एसोसिएट आ रही है तो सब्सिडरी तो आएगी आएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, देखो छोटी सी बात, छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केएमपी कौन है जी, मिस्टर ए, लेट सपोज। ठीक है, केएमपी कौन है जी, मिस्टर ए। कैन आई से
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो इसके रिलेटेड पार्टी कौन हुआ? मिस्टर ए, बिकॉज इट्स केएमपी। मिस्टर ए भारती एयरटेल लिमिटेड में 30% होल्ड करता है। सो एंटरप्राइज over which person in C or D is able to exercise significant influence। तो सवाल ये है कि क्या भारती एयरटेल लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगा? आंसर इज यस। देखो जी, बात इतनी है, पॉइंट नंबर सी और डी में मेरे रिश्तेदार आए थे जो कि इंडिविजुअल जो नजर आते, लेकिन देयर कैन बी मेनी कंपनीज ना जिससे मैं ओनरशिप होल्ड करता हूं और उनकी ट्रांजैक्शन एडू जंक्शन से करवा दूं, समझ रहे हो? तो वो पॉइंट नंबर ई में आ गए। आप सी और डी देखोगे पर्सनल नेचर का है, इंडिविजुअल है, उसके रिलेटिव्स है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो कई ऑर्गेनाइजेशंस को होल्ड कर रहा है वो तो कवर नहीं हुए थे, तो वो किस में कवर हो गए? पॉइंट नंबर ई में। क्लियर है बच्चे? बस ये लिख दीजिएगा। और मतलब ऐसे ही जस्ट इसको रीड करना होगा, सिर्फ यहां तक जब आप लिख लोगे ना, हाँ पूरा पूरा लिख लो तो सही है, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट भी सही है। एंटरप्राइज दैट हैव अ मेंबर ऑफ केएमपी इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग, तो वो भी मान लो ये मिस्टर ए जो केएमपी है वो रिलायंस का भी केएमपी है और वो एयरटेल का भी केएमपी है, तो क्या ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, और फिर मतलब आपको एक लेवल पे 70% समझ आई है बात, फिर आगे देखेंगे छोटी छोटी बातें। तो ये साहब ऑल क्लियर, लिख लिया? कुछ नहीं पता होता बच्चों, हो सकता है इसी से 6 नंबर का 8 नंबर का आ जाए। हाँ, यू नेवर नो। तो इसको मतलब ऐसे लिख सकते है तू इधर भी कि और कौन रिलेटेड पर्सन है भारती एयरटेल लिमिटेड। ओके, आगे बढ़े क्या? तुम्हारी टेस्ट की कोई बात नहीं हुई ना? पेमेंट नहीं, पेमेंट बोला ना, बोला था हाइस अभी बात कर लूं? नहीं, हाँ कर ले। मेरे दिमाग में है एकदम से। हाँ ये रहेगा, फिर एंड में जाएगा 28 28 को सैटरडे ही है, गुड। 28 को देखा जाएगा कब जा रहा है? 28 को तो ये 28 जा रहा है। हम्म, टेस्ट देके जाएंगे। फ्राइडे को लेके चले फ्राइडे को मतलब 28 से पहले कर सकते हैं, 28 को लेके चला 28 को कब जा रहा है तू? को शाम तो बस टेस्ट सुबह दे दे। इतना तेरे को है ना कि मतलब इधर आ जाएगा। सुबह 10 बजे दे देना, काम शाम बैग वैग लेकर आ जाइएगा तो। मेरा मगर करेंगे मतलब तेरे को। दिक्कत होएगी शायद से, या आ जाएगा 28 को। हम तो है ही मैं, हाँ तो बस लेट तक ना हो ना कुछ क्लास, क्लास छोड़ दियो टेस्ट ले लियो 28 Feb 2026 फुल डीटी एक्सेप्ट टीडीएस, क्योंकि वो बीच में होगा। अरे क्या मैं अलग लेके आएगा, हमारे लिए भी कुछ है। तुम्हारा भी, कॉमन फॉर ऑल। तुम्हारा अगर फेब्रवरी एंड तक तुम्हारा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा शायद से। रेजिडेंशियल हाउस होल्डिंग दोनों हो जाएगा।
तो बहुत easy है। 4 लेक्चर और 6 अभी हमारे चल क्लोज टीडीएस। अदर सोर्स तो छोटा सा हो सकता है फरवरी में ही खत्म हो जाए। क्यों? मैं बस स्लॉट नहीं मिल रहा इसलिए हो सकता है वो स्लो हो जाए हल्का सा। इनका सर 3 महीने में भेजना है, हमारे 7 8 महीने अभी तक। अरे वही तो फायदा मिलेगा तुम्हें। वही रिटर्न और कौन सी रिटर्न? तो टेक्निकली तो 28 को ना तुम टैक्स तो पूरा ही तैयार कर लो, समझ रहे हो? ऐसे दोनों। दोनों हो गया, टैक्स एक ही सब्जेक्ट है, हाँ वो वाला डेट शीट में भी दोनों ही है ना एक ही दिन में। अरे आप सारे अलग अलग नहीं एक ही कर लूंगा तो सही है, थोड़ा प्रेशर आना चाहिए तुम्हारे ऊपर भी। परेशान हो जाओ। और 21 तारीख को अकाउंट्स रख लूं। फर्स्ट सेकंड अकाउंट्स में सारा ही होगा इनका, 4 5 एस बस जो बच गए अभी, पर मार्च में कर दूं तो सही है वैसे। हम्म। सैटरडे रख दो या तो फिर मतलब हाँ 7 फुल अकाउंट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग सब कुछ, एमसीक्यूज पूरी सब कुछ फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस तो पूरी हो गया प्रोसेस। जब तू 4 5 एमसीक्यू कर लेगा ना, एक पैटर्न देख लेगा, मैं तो बुला लूंगा जिनका में है ना, या अगर ये भी आ रहे होंगे ऑनलाइन, आओ भाई ये केस सिनेरियो करते हैं फिर ये करते हैं, और जब तुम्हें हिंट लग जाएगी तो तुम्हारा गेट गोइंग। फुल वाले क्वेश्चन। फुल वाले क्वेश्चन तेरे होंगे फेब्रुवरी एंड में। नहीं फुल वाले जब तक कैपिटल गेन खत्म नहीं होगा फुल वाले से। तो 115 बीएससी भी और वो भी है। यार वैसे एक बात बोलूं, पहले ना अकाउंट्स होना चाहिए, नहीं सर पहले टैक्स होना चाहिए। नहीं तो फिर वो बार-बार मोमेंटम वो हो जाएगा। दिक्कत होगी थी ठीक है इस बार। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है ये लिख लेना, और ये जो है मई सितंबर दोनों के लिए है। मई एंड सितंबर एग्जैक्टली। तो मतलब तुम लोग का भी अकाउंट्स में बुक 3 तो खत्म ही है, एएसएटीज 10 तो हो चुके होंगे, तो एक लेवल पे आप उसको स्ट्रीमलाइन कर लो। एएस तो बहुत है मैडम, आपके तो हैं अभी तो बहुत है तुम्हारे तो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हाँ टोटल अप्रोक्सीमेटली 26 27 एएस है, आपके तो अभी 6 7 8 हुए होंगे। ठीक है फोटो ले ली बच्चे। और सर वो भी तो है पोल टैक्स रिव्यू वो सब तो अच्छा वो आपने बता दियो, कंफ्यूजन नहीं हो जाती नहीं तो। मई सितंबर ऊपर वाला भी तो है भाई। अब फोटो ये बात है। नहीं नहीं तू दे रहा है ग्रुप पर। तू दे रहा है, ज्यादा बढ़िया रहता। क्यों? वो ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली। नहीं यार बट एक ठीक है, मतलब एक पता है क्या होता है, मतलब फर्स्ट के लिए ना टाइम। ऑडिट टेनिस ग्रुप 2 में भी तो ये सब ऑडिट का टेक्निकल होता है थोड़ा, पर ऑडिट डेटा में इतना ज्यादा नहीं लगता मुझे, डेटा में बहुत ज्यादा है। कम यहाँ पर अच्छा फोटो खींच ली इसकी, चलिए आइए जी। अच्छा अब आप समझना, अब मैं आ रहा हूँ इस पर। हु आर नॉट डीम टू बी रिलेटेड, भाई कौन कौन रिलेटेड नहीं होता। देखो आपको ना ऐसे केस आएगा, हो सकता है आपको लगे अरे तो रिलेटेड है, नहीं होंगे। अच्छा ये देखो, टू कंपनीज आर नॉट रिलेटेड सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर इन कॉमन। ओ माय गॉड, अभी भी तो ऊपर देखा था एक एंटरप्राइज जिसमें केएमपी बराबर हो, केएमपी मतलब डायरेक्टर कॉमन हो, लेकिन अब आगे तो देखिए अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ बोथ द कंपनी। देखो बच्चे, अगर एक डायरेक्टर है और अगर वो 2 कंपनीज में डायरेक्टर, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन देगा, इज ही एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, इन द सेंस एम आई एबल टू इन्फ्लुएंस कि नहीं नहीं तो उसी से खरीदो बढ़िया रेट है। समझ रहे हो? अगर तो होगा तो सही है, वरना जस्ट बिकॉज एक अगर पेपर में सिर्फ आया एक डायरेक्टर है, ही इज डायरेक्टर इन 2 एंटरप्राइज, ठीक है, तो क्या वो रिलेटेड है? आंसर इज नो। लेकिन अगर ये लिखा आ गया इफ द डायरेक्टर इज एबल टू कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ बोथ इन म्यूचुअल डीलिंग्स, तो उसको आप कह सकते हैं कि सर वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, तो एक बार हेडिंग लिखो, मैं बता देता हूं। हेडिंग लिख लो, who are not deemed to be related parties. Who are not deemed to be related parties. सबसे पहला, two companies are not related parties simply because they have a director in common. Two companies are not related party simply because they have
अ डायरेक्टर इन कॉमन, ब्रैकेट भी लिख लेना, unless director is able to affect the policies of both the companies. सर हमारा अदर सोर्स पूरा हो चुका है शायद, नहीं लग रहा है, कुछ तो छूटा है। आधे घंटे का होगा कुछ, जैसे अब तेरा पीजीबीपी हो गया ना, जैसे उसमें यही था कि अदर सोर्स में टीडीएस नहीं काटा तो डिसला हो जाएगा, वो वैसा वाला। सर पैन और आधार कार्ड पैन और आधार का ना 20 मिनट बुलाऊंगा बच्चे, उसके ऊपर पूरा लेक्चर एक दिन का ना फ्लो खराब होगा। मैंने कब बोला? मेरे टाइम में से देख कितने बच्चे हैं, रिवीजन के लिए बुलाऊंगा तो इधर, इधर संजना जी का तो नहीं था, दिव्या का भी नहीं है, है ना? साहिल का में था ना? नहीं, पहले था। पहले कब बुलाओगे सर? हम्म, कब बुलाओ? जब जब जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा, बैकएंड पे डेटा तैयार करके, रिविजनरी टाइप ना, आधे आधे घंटे में रेजिडेंशियल बुला लिया, समझ रहे, हाउस प्रॉपर्टी करा दिया, तो उससे आपका एकदम पूरा जब चार्ट्स बने होंगे जिसमें टाइम ऐसे 1.5 घंटा नहीं, पूरा बना होगा, और बने ही हुए हैं, बैकएंड में बन रहे हैं। एक क्लास भाई वो पहला पॉइंट ही बोला था। चलिए, कितने ठीक है? लिख लिया बच्चे फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेकंड वाला ना इजी है, एक सिंगल कस्टमर है। अरे भाई एक बात बताओ, मान लो मर्सिडीज है, मर्सिडीज एक ही को बेचती है, मतलब सर, अरे बेटे, सपोज करो एक बंदा है जो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया के अंदर, मर्सिडीज कहती है मुझे क्या करना है शोरूम खोल के, मर्सिडीज कहती है मैं तो सीधा इसको दूंगी, अपना बेचता रहेगा मेरी गाड़ियों को, तो ये क्या आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे? नहीं, आपका सारा रॉ मटेरियल एक जगह से आता है, एक ही बंदे से आता है, तो जस्ट बिकॉज यू हैव अ सोल डीलिंग फॉर द एंटायर इनपुट्स और ही इज द ओनली सेलर, बायर, कस्टमर, क्लाइंट, लोन लेता हूं मैं एक ही से, लोन देता हूं एक ही को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। क्लियर है जी? तो आप देखेंगे, सिंगल कस्टमर, सिंगल सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, जिसके साथ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होता जी। अपने लैंग्वेज में लिखना है ऐसे, सिंगल कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, 2-3 चीजें लिख लो बस, आपको समझ आ जाएगा। लिख लिया? ऐसा भी तो बोला है, थोड़ा सा रुको। ओके, इकोनॉमी डिपेंडेंसी। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मतलब मेरा काम ही आपकी वजह से चल रहा है, बट दैट डज नॉट मेक मी अ रिलेटेड पार्टी। क्लियर है बच्चे? ये भी छोटी छोटी बातें, पार्टीज लिस्टेड बिलो, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जस्ट बिकॉज मेरे इनके साथ डीलिंग है, इनके साथ रिलेशन है, दैट डज नॉट मेक मी। अब सिर्फ नाम लिख दे, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बस ऐसे लिख देना। पॉइंट नंबर सी में ऐसे ओब्लिक करके इनके नाम लिख दो बच्चे, कुछ नहीं करना, 90% आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जस्ट बिकॉज आई हैव वी हैव एक्सक्लूसिव डीलिंग डज नॉट मेक अस रिलेटेड पार्टीज। Significant interest में हो सकता है। इफ यू प्रूव तो हो सकता है, ये क्या चीज तो वो है? सब्जेक्टिव बात आ जाती है। पॉइंट क्या क्या था कि पार्टी रजिस्टर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग, अरे मतलब तो प्रोवाइड ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है उनके ट्रेड यूनियंस होते हैं, उनके साथ कुछ डील है, ठीक है, तो वो चीज़ है। पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लिख लिया? प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है। मैडम जैसे सपोज करो एक यस बैंक है, हाँ एग्जैक्टली exactly.
तो क्या वो मेरा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा जस्ट बिकॉज आई हैव 100% फाइनेंस फ्रॉम यस बैंक? ठीक है, तो मैं ये बोलूँ नहीं नहीं ये तो आपको पूरा लोन प्रोवाइड कर, तो उससे क्या हो गया भाई? हाँ, रिलेटेड पार्टी नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? अभी लिख रहे हैं तो अभी पूरा स्टैंडर्ड खत्म होने में दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, जहां तक क्लियर है? ये भैया, एग्जेम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, हेडिंग लिखी लो, अब एक बार लिख रहे हैं तो सारा ही लिख लेंगे। एग्जेम्पशन बोले तो सर कोई डील्स ऐसी होती हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे एक डिफेंस कंपनी है, उसने कितना सामान कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, मेरे रिलेटेड पार्टीज है, होल्डिंग सब्सिडरी है, जैसे कोई डिफेंस कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है, और भी बहुत सारे में दिमाग में नहीं आ रहा। तो अगर कोई भी दो कंपनीज के बीच में डील हो रही है, इंडियन कंपनीज, दे आर होल्डिंग सब्सिडरी, तो मैं थोड़ा ना बताऊंगा मैं कितने रुपए का ऑर्डर दे रहा हूँ, रफाल किससे ले रहा हूँ, मिग फाइटर प्लेन किससे ले रहा हूँ। अगर देयर आर सम अदर लॉज और जो कहते हैं कि ये डेटा डिस्क्लोज नहीं करना, तो एएस कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है कह रहे सर आपका AS18 तो कह रहा है कि बताओ, कह रहे वो मैं नहीं बता सकता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है ये, तो क्या होगा, क्या AS18 की मानी जाएगी? आंसर इज नो, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद हम रीड कर सकते हैं, तो आप ये वाली लाइन तो लिख सकते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और अंडरलाइन में जो करा है, AS विल नॉट ओवरराइड। बैंक कह रहा है मैं अपनी डीलिंग नहीं बता सकता भाई, कौन सा कस्टमर है क्या है। ठीक है, बैंक एक कंपनी है, रिलेटेड पार्टी है, कुछ है डेटा जो नहीं बता सकता, लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ये किसी को नहीं बतानी। AS18 कहता है बतानी है, नहीं, AS18 कैन नॉट ओवरराइड नो। ठीक है बच्चे? तो ये पूरा एग्जाम्पल ऐसे ही बना हुआ है, लिख लिया? अगला देखिएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप, क्योंकि जब मैं कंसोलिडेटेड बनाता हूं तो मेरी होल्डिंग सब्सिडरी तो मर्जी हो जाती है, तो मैं कंसोलिडेटेड के अंदर क्या बताऊं कि मेरी होल्डिंग है सब्सिडरी, बस आप इतना ही लॉजिक समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, बट आपको समझना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। This is mainly because consolidated financial statement present information about the holding and its subsidiary as a single reporting enterprise. So what's the point of telling? लिख लिया? जनरल बातें ही हैं, मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं है, लेकिन मतलब हाँ भाई 2 नंबर का कहीं से भी कुछ आ गया कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पशन है वो चीज़। ठीक है, स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, भाई स्टेट कंट्रोल क्या होता है? नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज एज रिगार्ड रिलेटेड विद अदर स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज विद सच। ठीक है, कोई स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज है, मतलब वो स्टेट कंट्रोल कर रही है, तो उसका कोई दूसरी स्टेट कंट्रोल से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो आपको नहीं बताना है, इसके पीछे कोई सिर पैर के अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ 2 लाइनें लिख लो आप, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद अदर स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। एक स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज दूसरे स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज के बारे में डिस्क्लोज
करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है हमें नहीं जानना भाई, क्या रीजन होगा, अपने को कोई लेना देना नहीं। पूरा लिखना बोलो। हाँ लिख ही ले, बन रहे नोट्स तो प्रॉपर बना लो फिर। मैं सब दो तीन चीजें ही रहेगी, पर वो तो थोड़ा लिखोगे तो पूरा खत्म नहीं होगा। अब बोलता जाऊँ एक बार, पर फिर वो खराब हो जाएगा नोट्स, है ना। पढ़ो। क्लियर है जी। लिख लिया। ओके। अब तुम्हें अगर मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊं ना, कंट्रोल का मतलब, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब काफी बातें, बट मैं अब आपको कुछ केसेस दिखाना चाहता हूँ कि आप बहुत देर से लिख रहे हो। कुछ केसेस देखते हैं फिर दोबारा इस थ्योरी पर आएंगे। ठीक है बच्चा। ये सब ना जो लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अगर एक आइडिया दूं ऐसे ही, ठीक है, और फिर तुम बताना। लिखने का तो इसमें कुछ नहीं है। कंट्रोल का ना मतलब है, क्या मैं कह सकता हूं, ओनरशिप विद मोर देन 50%। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। इसमें कंट्रोल द कॉम्पोजिशन का भी मतलब दिया हुआ है। अगर मैं मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपनी मर्जी से हटा सकता हूं, आई एम कंट्रोलिंग द बोर्ड। अगर मेरे परमिशन के बिना कोई ज्वाइन नहीं होगा तो आई एम कंट्रोलिंग द बोर्ड। तो एक्सप्लेन करा हुआ, समझ रहे हो। पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए, डेटा दिया हुआ है तो आइडिया होना चाहिए। तो आप समझिए, कंट्रोल का मतलब हमारे दिमाग में क्या जाता है, मोर देन 50%। बट आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा क्या है बच्चे, लो जी लो, 20% को भी कंट्रोल बोल दिया। ठीक है, बस उसके साथ क्या है, एम्पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैट्यूट और बाय एग्रीमेंट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। बाय चांस कंट्रोल की डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रखना 3 पॉइंट होते हैं। समझ रहे हो, मोर देन 50, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन का कंट्रोल। क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद फिर यही यही सब चीजें लिखी हुई है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन। इफ इट हैज द पावर विदाउट द कंसेंट एनी अदर पर्सन टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। तो ये ना रीड करने वाली चीज है, पर जो मैंने आपको ठोस बात बतानी थी, कंट्रोल में 3 पॉइंट है, वही है। ठीक है, इसके बाद अगर अब मैं आपको बोलूं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आपने क्या समझा, 20% है उससे ज्यादा। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का 20% उससे ज्यादा है, बट इट इज नॉट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इन द सेंस मेरा कोई इंफ्लुएंस नहीं है, तो उसे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं बोला जाए। मैं फिर से बोलता हूं, ऑल दो यू हैव 25%, बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रेगुलेट और कंट्रोल, तो माना जाएगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंडली, इवन इफ आई हैव 15%, बट इफ इट कैन बी प्रूव्ड कि मेरा इन्फ्लुएंस है, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोल दिया जाए। तो बात को सब्जेक्टिव कर दिया गया। पेपर में लिखा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अगर सिर्फ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट लिखा होता है तो हम सिर्फ वोटिंग पावर के बेसिस पे डिसीजन करके आंसर दिया जाता है। क्लियर है बच्चे। तो ये आपको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में यही दे रखा होगा। ठीक है जी। एक बार आप रीड करोगे इसको, दोबारा आपको लग रहा होगा सर अजीब लग रहा है, मैं तो सिर्फ जो बोल्ड करा हुआ है वही आप पढ़ोगे, समझ आ जाए, वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे। केएमपी इज इंपॉर्टेंट। केएमपी के बारे में अब आप हेडिंग डाल के ये लाइन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको पेपर में भी लिखेगा, लिखना होगा। की मैनेजमेंट पर्सोनर आर दोज पर्सन हु हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा अगर केएमपी के ऊपर आता है। नहीं वो नहीं, वो तो नॉर्मल रीड कर ले। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा है, वो उसको नॉर्मल रीड करना है, उसमें कोई। लिख लिया।
जैसे कि कंपनी के केस में जनरली कौन केएमपी होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कौन है भाई बता दे। ठीक है, मैनेजर, any person in accordance with whose direction or instruction the board of director is accustomed to act are usually considered as KMP। यानी कि आप देखोगे नाम तो थे बच्चे, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, लेकिन इसके बाद एनी पर्सन भी आ गया, कोई भी बंदा अगर ये प्रूव हो गया कि उसके कहने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करते हैं तो उसको केएमपी बोल दिया जाएगा। अगली लाइन भी पढ़िएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरली होता है जो सर इतना इन्वॉल्व नहीं होता, वो केएमपी नहीं है, बट वी हैज ही इज कंट्रोलिंग, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, तो वो हो जाएगा अनलेस लिखा हुआ है। क्लियर है जी, बात इतनी है। सिर्फ प्योरली एक लाइन पर नहीं है, फैक्ट्स ऑफ द केस देखे जा रहे हैं, पेपर में नहीं आएंगे ऐसे। पेपर में सिर्फ अगर आ गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भाई ये केएमपी नहीं है, लेकिन आगे वो लिख दे कि ही इज हैज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, केएमपी हो जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड पे ध्यान रखना, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी। ओके, क्लियर है बच्चे, यहां तक लिख रहे हो क्या? नाम ध्यान रखना, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, और एनी पर्सन में आ गया अगर वो है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन भाई अगर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की तो हो जाएगा। ये वाला लिखना है। अह, वैसे तो ये सारा पता होना चाहिए, लिखने में तो वैसे इतना वो है। ठीक है ना, लिख लो यार, सेफर साइड लिख ही लो, बड़े पैराग्राफ्स नहीं है तो लिख सकते हो आप। इसके बाद कौन सी क्लास है बच्चों की? और उसके बाद प्री, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। नहीं हो। कॉस्ट की क्लास सब बच्चों की है, यानी कि मेरे पास स्कोप ये भी है कि मैं 330 भी ले सकता हूँ लाइफ में, जीएसटी अकाउंट्स, बाय चांस अगर नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम है कुछ है। तुम सब बच्चे 330 अवेलेबल हो अगर आज का स्केड्यूल देखा जाए तो। अगर इस टाइम पे सारे बच्चे उधर चले गए होते एफएम में, तुम लोग नहीं गए होते क्योंकि तुम्हारा खत्म हो चुका है, तो तुम्हारा गैप आता, जीएसटी पर तुम 330 कॉस्ट तो चल रही है पर तुम्हारी। जीएसटी हम इनके साथ थोड़ा इनके साथ जीएसटी के लिए नहीं, अकाउंट्स के लिए। नंबर ऑफ लेक्चर टोटल वही है, खत्म कुछ भी हो जाए कर देंगे तो आप जीएसटी रखवा दो इसके बाद। मतलब यार इसके बाद जीएसटी में क्यों नहीं रखवा सकता 330? नहीं नहीं, इस टाइम जीएसटी कर हाँ, अगर आज ये टाइम, जीएसटी को देते तो ये एफएम कर लेते। हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास सीएस का बच्चा नहीं हो, सीएमए का बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीएसटी उनके साथ। मैं जीएसटी बाद में ही हो सकती है। पर अब 330 में अकाउंट्स तो मेरे को दिख रहा है कि तुम हो, पर 330 जीएसटी में क्या बाकी वो सब हैं? नहीं वो उनकी तो वो चल रही है ना दूसरी अटेंशन। अभी 3-4 दिन लगेंगे इसमें, कुछ ना कुछ हो। कल का भी शेड्यूल को कल का कल तो मेरा सॉर्ट ऐसे हो जाएगा, मैं सुबह से बुला लूंगा तो मेजोरिटी मेरे पास होता है, तो कल ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, हो सकता है मैं 10 o'clock से या तो 1:30 तक कैपिटल ये नहीं करा दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं 10 o'clock से इन लोग का जीएसटी कराऊंगा, आप लोग 11:30 आ जाओगे। बस 2 दिन ही होता है, मैं सीधा कॉलेज ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि जीएसटी भी इनका बीच में आईटीसी पेंडिंग अभी चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा लिख लिए बच्चे? और बस जी, रिलेटिव आ गया। रिलेटिव में कौन कौन आ रहा है? स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, हु मे बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस। तो आपके सामने रिलेटिव का लिख लेंगे तो बढ़िया है जी। स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर,
who may be expected to influence or get influence from such individual. इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख लोगे तो चल जाएगी बात है। और आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। 5% बच रहा है, पर मैं वो अभी नहीं बोल रहा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी तब बोलूंगा। लिख लिया बच्चे? इलस्ट्रेशन नंबर 1। और एक बार दोबारा, इन्फ्लुएंस की बात क्या था उसमें? वैसे मैं तुम्हें होमवर्क दे सकता हूं, क्योंकि ना किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। बोल देता हूं मैं जो बोलना है, सॉल्व करना, नहीं हुआ तो कल सॉल्व कर लेंगे, हो गया तो अगले स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्योरली बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। ठीक है, जितना आपका डेटा है आराम से हो जाएगा। ठीक है, दो बातें सुन लीजिए बस आप, ताकि एटलीस्ट ये हो जाए कि बात नहीं। अब मैं एक आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, वो जहां लिखा हुआ है वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब आपको ये बात समझ आई है कि भाई एक्स लिमिटेड जो है ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, और ये किसको प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पब्लिक को। बहुत अच्छी बात है। और AS 18 कहता है कि तुमको अपने रिलेटेड पार्टीज को लिस्ट डाउन करना है। अब सवाल ये, अगर मेरी उनके साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो क्या मुझे लिस्ट डाउन करना है? नहीं। सब समझिए, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी is to be given only if there is any transaction during the reporting period. Oh my God, सर जी मेरे डायरेक्टर है, मैंने पूरे साल सैलरी नहीं दी सर उन्हें, क्या मुझे ये बताने कि ये मेरे रिलेटेड पार्टीज हैं? आंसर इज नो। आपका जिनके साथ ट्रांजैक्शन होता है आपको वो बताना होता है कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन, होल्डिंग सब्सिडरी का नाम जरूर बताना होगा आप। मान लो मेरी होल्डिंग है, मेरी सब्सिडरी है, मेरा उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बट डू आई नीड टू टेल दैट दीज आर माई होल्डिंग एंड दीज आर माई सब्सिडरी? यस। सिर्फ एक केस जहां पे पेरेंट और सब्सिडरी वाला चलता है ना बच्चे, तो वो तो मुझे बताना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी एक्सेप्शन क्या बन गई? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। इसको आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, that a company has to report details of its holding and subsidiary irrespective whether there has been any transaction or not. The company has to disclose the related party relationship. ठीक है साहब जी, यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, ये साल है, बहुत अच्छी बात है, साल है तो 1/4/24, 31 मार्च 25, यहां से यहां तक मैंने सैलरी दी। सैलरी नहीं, चलो मान लो एग्जाम्पल बनाता हूं, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का KMP है मिस्टर ए, और मिस्टर ए की वाइफ है मिसेस ए। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए
क्या ये जो वाइफ है, क्या वो रिलेटेड पार्टी है जी? क्या वो रिलेटेड पार्टी है? एक्स लिमिटेड है, ठीक है। एक्स लिमिटेड के अगर मैं रिलेटेड पार्टी की बात करूं तो एक तो कौन है? मिस्टर ए। दूसरा मिसेस ए। बहुत अच्छी बात है। मिसेस ए को सैलरी मिलती थी जी। ध्यान से सुनना, छोटा सा एग्जांपल है, मिसेस ए को सैलरी मिलती थी। क्या मिसेस ए मेरी रिलेटेड पार्टी है? हाँ है। क्या जो मैं सैलरी दे रहा हूँ वो मुझे बताना पड़ेगा, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरे रिलेटेड पार्टी, इनको मैंने सैलरी दी है? बिल्कुल बताना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ, मिस्टर ए रिजाइंड ऑन 1 जुलाई 2024। मैडम काम तो पूरे साल कर रही हैं, पर मिस्टर ए ने रिजाइन कब कर लिया मालूम है? 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को भाई ने रिजाइन कर लिया। क्या इसके बाद भी ये जो सैलरी दी गई होगी इस पीरियड में, सैलरी टू मिसेस ए, डू यू नीड टू डिस्क्लोज दिस और नॉट? आंसर इज जब ये रिश्ता चल रहा हो। वाई? क्योंकि मिसेस ए अब मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है। मैं डिस्क्लोज करूंगा, बिल्कुल करूंगा, कि मैं बोलूंगा पूरा साल ये है तो ये मेरी रिलेटेड पार्टी रही है मिसेस ए। किस पीरियड से किस पीरियड तक? 1 अप्रैल से 30 जून तक। और इस पीरियड में मैंने जो दिया मैं वो डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन वंस द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इज नॉट देयर, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती कि मैं उस ट्रांजैक्शन को अलग से बताऊं। इन्वेस्टर बोलेगा तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे ये जो मैंने सैलरी दी मैडम को किस पीरियड में लिख देता हूं, 1 जुलाई 2024 से लेके 31/3/25, क्या मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत है? नहीं। वाई? बिकॉज रिलेटेड, बिकॉज मिसेज ए इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। भाई बात ऐसी है, वो मैडम रिलेटेड पार्टी है इस पीरियड पे, 3 महीना। तो जब तक आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो, उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बतानी है। अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो उसी साल में, तो उस पीरियड में मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, मैं नहीं बतानी। यानी कि जिस पीरियड, जब आप अगर लॉजिकली सोचे, तो मैं जब आपको रिपोर्टिंग करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं रिलेटेड पार्टी इस पीरियड से इस पीरियड तक, और इस पीरियड से इस पीरियड तक मेरी जो ट्रांजैक्शन है आपको वो बता रहा हूं। समझ रहे हो? मैं जो अपनी लिस्ट बनाता हूँ कि मेरे रिलेटेड पार्टी है, तो मैं ये बता दूंगा भाई इस दिन से इस दिन तक है, और इस दिन से इस दिन तक मेरी जो भी ट्रांजैक्शन है देख लो। बताइए, क्लियर है बच्चे? इसके ऊपर भी एक इलस्ट्रेशन 9 या 10th आएगी, और अब आपकी सारी इलस्ट्रेशन हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, एक छोटी सी बात बस बोलूंगा कि सर हमें डिस्क्लोज कैसे करना होता है। ठीक है, बस एक थ्योरेटिकल बात है, ठीक है, वो लिखने का भी अभी ऐसा नहीं है। और कल अगर 20-15 मिनट लगाने होंगे लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं? लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज टू बी डिस्क्लोज्ड। एग्जाम्पल ऑफ रिलेटेड पार्टी, परचेज की है, सेल की है, फिक्स्ड एसेट की है, सर्विस दी है, एजेंसी है, लीजिंग है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस है। एक बार इधर देखना, एक बार ये लाइन पढ़ना एक बार। ये इसका मतलब समझ रहे हो? अब आपको समझ आ रहा होगा। इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉर्म। अगर ट्रांजैक्शन हो रही है किस टाइम पे बच्चे? व्हेन यू हैव द दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। तो नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, नेम मैंने बता दिया भाई, एक्स लिमिटेड कौन है, मेरी होल्डिंग है, एसोसिएट है, जो भी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल का है, परचेज का है, लोन का है, सर्विस ली है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने यूनिट्स क्या खरीदे। एनी अदर एलिमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अप्रोप्रिएशन, अमाउंट रिटर्न ऑफ, आउटस्टैंडिंग कितना है, सारी बातें बताओ।
ठीक है, उसकी पूरी डिटेल बताओ आप, ये रिलेटेड पार्टी, उससे ये सामान लिया, इस दिन लिया, इतने रुपए का लिया, सारी चीजें बताइए अब आप। वही सब लिखा है जो बेसिक बात है आपको एक ट्रांजैक्शन बतानी है। बताइए, तो आप जब इसको रीड करेंगे तो आप इसको ढंग से रीड कर लेना, ऐसा मत करना कि छोड़ देना इसको, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट था ये, ठीक है, जिसमें आपको यूनिट्स, रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वो चीज है। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल है? अगर ये क्लियर है तो बच्चे जो डेटा मैंने बोलना था वो पूरा हो चुका है, लेकिन इलस्ट्रेशन 10 है इसकी, बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, घर जाके करना, हो जाएगी तो सही, नहीं तो कल 15-20 मिनट लगा देंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। बच्चों जो ऑनलाइन बच्चों ने भी फाउंडेशन में ज्वाइन करा था, बस 5 मिनट में स्टार्ट कर दे बच्चों, ठीक है।